नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के एक काफी अहम हिस्से की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हम बात करेंगे अध्याय 7 की। ये सीधे तौर पर जुड़ा है नगर पालिक राजस्व से, मतलब म्युनिसिपैलिटी की कमाई। हमारा इरादा है इसकी धारा 101 से 110 तक के जो प्रावधान हैं उनको समझना, वो भी बिना कानूनी दांव पेच के, सीधी सरल भाषा में। भाई, ये जानना जरूरी है कि हमारी स्थानीय सरकारें चलती कैसे हैं, पैसा कहां से आता है उनके पास। बिल्कुल। ये धाराएं आप कह सकती हैं एक तरह से नगर पालिका की आर्थिक रीढ़ हैं। इनसे ही पता चलता है कि नगर पालिका कौन कौन से टैक्स लगा सकती हैं, कौन से शुल्क लगा सकती हैं, किन सेवाओं के बदले वो पैसे ले सकती है, और हाँ, इसकी प्रक्रिया क्या है। ये समझना, देखिए, न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जरूरी है, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर भी हमें पता होना चाहिए। हाँ, सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धारा 101 ये नगर पालिका के आंतरिक राजस्व की बात करती है। आंतरिक राजस्व, इसका क्या मतलब है, कहाँ से आता है ये पैसा? हाँ, धारा 101 एक तरह से आप कह सकते हैं नींव रखती है। ये बताती है कि नगर पालिका की अपनी कमाई के मुख्य स्रोत क्या होंगे। इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। अच्छा। पहला, नगर पालिका जो टैक्स लगाती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। दूसरा, वो पैसा जो नगर पालिका अपनी दी जाने वाली सेवाओं के बदले लेती है। इन्हें कहते हैं उपयोगिता प्रभार, या अंग्रेजी में यूजर चार्जेस। अच्छा। जैसे पानी के लिए, सीवरेज या कचरा प्रबंधन के लिए शुल्क। ठीक है। और तीसरा, फीस और जुर्माने। ये तब वसूले जाते हैं जब नगर पालिका अपने नियमों को लागू करवाती है या कोई लाइसेंस वगैरह जारी करती है। अच्छा। तो ये 3 चीजें, टैक्स, यूजर चार्ज और फीस जुर्माने, ये मिलकर नगर पालिका का आंतरिक राजस्व यानी इंटरनल रेवेन्यू बनाती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए कमाई के मुख्य तरीके। अब धारा 102 ये बाध्यकारी कर यानी मैंडेटरी टैक्सेस की बात करती है। बाध्यकारी मतलब क्या ये टैक्स लगाना जरूरी है? यहाँ देखिए, थोड़ा समझने वाला पेज है। धारा 102 उन टैक्सों की एक लिस्ट देती है जिन्हें नगर पालिका लगा सकती है। लगा सकती है? हाँ, लगा सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो वो इनमें से किसी टैक्स को लगाना नगर पालिका के लिए अनिवार्य, मतलब बाध्यकारी बना सकती है। ये एक तरह से राज्य सरकार को शक्ति देता है कि वो ये पक्का करे कि भाई नगर पालिकाओं के पास राजस्व का एक न्यूनतम स्रोत तो हो। दिलचस्प है। तो कौन कौन से कर आते हैं इस लिस्ट में, जरा बताएंगे? इसमें कई महत्वपूर्ण कर हैं। सबसे प्रमुख है कै, जमीनों और भवनों पर लगने वाला कर, यानी प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। ये टैक्स यूनिट एरिया के आधार पर या किसी और तरीके से लगाया जा सकता है, जैसा भी नगर पालिका तय करे। और ये अक्सर आप देखेंगी नगर पालिकाओं की आय का एक बड़ा जरिया होता है। दूसरा ख है वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर, यानी प्रोफेशंस, ट्रेड्स, लाइवलीहुड्स और एम्प्लॉयमेंट्स पर लगने वाला टैक्स। अच्छा। तीसरा ग है पथ कर, यानी टोल टैक्स। ये नगर पालिका अपनी सीमा में बनी सड़कों, पुलों या घाटों पर लगा सकती है, पर शर्त यह है कि वो उसके स्वामित्व में हो या उसकी निधियों से बने हों। ठीक। चौथा घ, प्रदूषण फैलाने वाले व्यवसायों या गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगाया जाने वाला कर। ये पर्यावरण के लिहाज से भी मतलब अहम है। सही बात है। पांचवां ऊंगा, विज्ञापनों पर कर। अगर कोई सार्वजनिक या निजी जगह पर विज्ञापन लगाता है, होर्डिंग वगैरह, तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। और छठा च, कोई भी और ऐसा टैक्स जिसे लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को संविधान के तहत मिला हो। राज्य सरकार अगर चाहे तो वो टैक्स भी नगर पालिका से लगवा सकती है। लेकिन क्या हो अगर कोई नगर पालिका इनमें से कोई टैक्स नहीं लगाना चाहे, या मान लीजिए कोई टैक्स पहले से लगा हुआ है उसे हटाना चाहे, या उसकी दर कम करनी चाहे, क्या इसकी कोई गुंजाइश है? हाँ, बिल्कुल है। धारा 102 में इसका भी प्रावधान है। अगर कोई नगर पालिका इनमें से कोई बाध्यकारी कर जो अनिवार्य किया गया है उसे नहीं लगाना चाहती, या उसे बंद करना चाहती है, या दर कम करना चाहती है, तो वो राज्य सरकार को इसके लिए आवेदन कर सकती है। अच्छा। और अगर राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका के कारण वाजिब है, तो वो एक विशेष आदेश जारी करके इसकी इजाजत दे सकती है। उस आदेश में कारण भी बताने होंगे और उसे सरकारी गजट में प्रकाशित भी करना होगा। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है इसी धारा की उपधारा 2 में।
ये राज्य सरकार को ये अधिकार देती है कि वो अलग-अलग नगर पालिकाओं के लिए मतलब उनकी स्थानीय ज़रूरतों और परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग टैक्स की दरें तय कर सकती है। अच्छा, अलग-अलग दरें। हाँ, अलग-अलग दरें और समय-समय पर इन दरों को बदल भी सकती है, चाहे सभी के लिए एक साथ बदले या अलग-अलग नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग। इससे क्या होता है कि स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से लचीलापन बना रहता है। ठीक है, ये तो हुए वो कर जो राज्य सरकार अनिवार्य कर सकती है। लेकिन क्या इनके अलावा भी नगर पालिका अपनी मर्जी से कुछ और टैक्स लगा सकती है? मतलब शायद अपनी आय बढ़ाने के लिए? हाँ बिल्कुल, इसके लिए है धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। ये धारा नगर पालिका को कुछ और टैक्स लगाने का विकल्प देती है, लेकिन हाँ, ये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन होता है। नगर पालिका चाहे तो इनमें से सभी या कुछ टैक्स अपने पूरे इलाके में लगा सकती है या किसी खास हिस्से में। तो ये कौन-कौन से अन्य कर हैं? इनकी लिस्ट तो काफी लंबी लगती है शायद। हाँ, है तो सही। इसमें कई तरह के टैक्स शामिल हैं, जैसे कि नगर पालिका के अंदर चलने वाले वाहनों पर कर, नगर पालिका सीमा में रुकने वाली नावों पर कर अगर कोई नदी वगैरह है तो, रोशनी कर, लाइटिंग टैक्स, सभाओं या जमावड़ों पर कर मतलब टैक्स ऑन कॉन्ग्रेगेशंस, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर, विज्ञापन होर्डिंग वगैरह लगाने के लिए जो जमीन या बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है उस पर कर, अग्नि कर, फायर टैक्स, अगर किसी गैर आवासीय भवन में मतलब नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं है तो उस पर एक अलग कर, स्टैंप ड्यूटी पर अधिभार यानी सरचार्ज, लेकिन ये सरचार्ज स्टैंप ड्यूटी के 0.5% से ज्यादा नहीं हो सकता और कुल स्टैंप मूल्य के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर से वही बात, कोई भी अन्य कर जिसे लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को संविधान से मिला हो। बाप रे, ये लिस्ट तो वाकई काफी व्यापक है। इससे तो नगर पालिकाओं को अपनी आय बढ़ाने के काफी सारे विकल्प मिल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। पहली, उपधारा 2 ये साफ करती है कि नगर पालिका केवल वही टैक्स लगा सकती है जिसे लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को संविधान के तहत है। अच्छा, मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी नया टैक्स इजाद नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरी बात, उपधारा 3 कहती है कि इन टैक्सों को लगाना, इनका मूल्यांकन करना और इन्हें वसूलने का पूरा तरीका इस अधिनियम और इसके तहत बने नियमों और उपविधियों के अनुसार ही होगा। मतलब पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में ही रहेगी। टैक्स की बात तो हो गई। अब आते हैं उपयोक्ता प्रभार यानी यूजर चार्जेस पर, जिसका जिक्र धारा 101 में भी था। धारा 104 इसी के बारे में है ना? ये क्या होते हैं और किन चीजों पर लगते हैं? हाँ, उपयोक्ता प्रभार जैसा कि नाम से ही जाहिर है उन लोगों से लिया जाता है जो नगर पालिका की किसी खास सेवा का इस्तेमाल करते हैं। यूं समझिए कि ये सेवा के बदले शुल्क जैसा है। धारा 104 नगर पालिका को ये शुल्क वसूलने की शक्ति देती है। किन सेवाओं के लिए? ये इन सेवाओं के लिए लिया जा सकता है। पहला, पानी की निकासी यानी ड्रेनेज और मल वहन यानी सूरज व्यवस्था के लिए। दूसरा, ठोस कचरा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तीसरा, अलग अलग तरह के वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा देने के लिए। चौथा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए निर्माण, मरम्मत या मकान गिराने का काम कर रहा है और उसके लिए सार्वजनिक रास्ते पर सामान या मलबा रखता है तो उसके लिए। और इनके अलावा कोई भी और नागरिक सेवा जो नगर पालिका देती है उसके लिए भी ये चार्ज लिया जा सकता है। तो क्या नगर पालिका खुद ही तय करती है कि कितना चार्ज लेना है या इसमें भी राज्य सरकार का रोल है? दरें और वसूलने का तरीका ये नगर पालिका ही तय करती है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, पहले मंजूरी लेनी होगी। जी हाँ, और एक बात और, अगर कोई नगर पालिका ये चार्ज नहीं लगा रही है तो राज्य सरकार उसे ऐसा करने का निर्देश भी दे सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवाओं की लागत का कुछ हिस्सा उपयोगकर्ताओं से वसूला जाए। ठीक है, टैक्स हो गए, यूजर चार्ज हो गए। अब धारा 105 ये बात करती है फीस और जुर्माने वसूलने की शक्ति की। ये कब और क्यों लगाए जाते हैं? ये फीस और जुर्माने तब वसूले जाते हैं जब नगर पालिका अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। मतलब जब वो किसी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए कोई लाइसेंस देती है या कोई अनुमति जारी करती है। धारा 105 कुछ उदाहरण देती है। क,
जैसे बिल्डिंग प्लान मंजूर करने या निर्माण पूरा होने का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फीस। ख, जमीन या बिल्डिंग के गैर आवासीय इस्तेमाल के लिए लाइसेंस जारी करने की फीस। घ, कई तरह के अन्य लाइसेंस जारी करने के लिए फीस। इसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे प्लम्बर, सर्वेयर जैसे पेशेवरों के लिए लाइसेंस, नलकूप लगाने, मांस मछली बेचने, खोमचा लगाने जैसी गतिविधियों के लिए, विज्ञापन स्थल, निजी बाजार, बूचड़खाने, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फैक्ट्री, गोदाम, ट्रांसपोर्ट डिपो, होटल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन स्थल वगैरह चलाने के लिए लाइसेंस, पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस फीस, छकड़ों या गाड़ियों के लिए लाइसेंस फीस, और कोई भी ऐसी गतिविधि जिसके लिए इस एक्ट के तहत लाइसेंस या अनुमति जरूरी हो। अच्छा, काफी लंबी लिस्ट है ये भी। हाँ, और घ, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी फीस ली जा सकती है। ठीक है। और यहाँ भी वही बात लागू होती है, ये सभी फीस और जुर्माने एक्ट और नियमों के अनुसार ही तय और वसूले जाएंगे। अब एक और तरह का चार्ज है विकास प्रभार, डेवलपमेंट चार्ज। जी। धारा 106। जी। इसके बारे में है, ये किस तरह का चार्ज है और ये कब लगता है? विकास प्रभार थोड़ा अलग है। ये किसी खास प्रॉपर्टी पर या किसी इलाके के विकास से जुड़ा हुआ है। धारा 106 के मुताबिक ये 2 स्थितियों में लगाया जा सकता है। कौन सी स्थितियां? क, 14 मीटर से ऊंचे किसी भी रिहायशी मकान पर या किसी भी गैर रिहायशी मकान पर। इसे लगाते समय बिल्डिंग की लोकेशन, उसका इस्तेमाल और कितना एरिया बनाया गया है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। ख, किसी इलाके के विकास यानी डेवलपमेंट या पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट के लिए, अगर वो किसी विकास योजना या उप विभाजन योजना के तहत हो रहा हो। और ये चार्ज कौन देता है, मतलब मकान मालिक या डेवलपर? उपधारा 2 कहती है कि डेवलपर को कोई भी काम शुरू करने से पहले ये चार्ज एडवांस में जमा करना होता है। अच्छा, एडवांस में? हाँ, और अगर किसी इलाके का पुनर्विकास हो रहा है, जैसा उपधारा 3 में बताया है, तो ये चार्ज वहाँ के सभी निवासियों और उस विकास से फायदा पाने वाले सभी लोगों को देना होगा। इसकी दरें उपविधियों यानी बायलॉज द्वारा तय की जाती हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उपधारा 4 में है। नगर पालिका को इस विकास प्रभार से जो पैसा मिलेगा, उसका एक अलग खाता रखना होगा। अलग खाता? क्यों? ताकि इस पैसे को किसी और काम में खर्च ना किया जा सके। ये पैसा सिर्फ उसी विकास या पुनर्विकास के काम पर खर्च होगा जिसके लिए इसे लिया गया है। ये एक तरह से सुनिश्चित करता है कि पैसा सही जगह लगे। ये पारदर्शिता के लिहाज से काफी अहम लगता है। अच्छा, क्या इन सभी टैक्स और चार्जेस से कुछ छूट भी मिलती है, कोई रियायत? धारा 107 शायद इसी बारे में है। हाँ बिल्कुल, धारा 107 करारोपण से छूट यानी एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्सेशन की बात करती है। कुछ मामलों में टैक्स नहीं लगाया जाता। जैसे कि? सबसे पहले नगरपालिका अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर धारा 102 जो बाध्यकारी कर थे और 103 जो अन्य कर थे के तहत कोई टैक्स नहीं लगाएगी। अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स क्यों लेगी भला? हाँ, ये तो स्वाभाविक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जमीनों, इमारतों, गाड़ियों और नाउन पर भी कुछ टैक्स नहीं लगेंगे। खासकर प्रॉपर्टी टैक्स धारा 102(1) का, और वाहनों नावों पर टैक्स धारा 103(1)(i) व II। लेकिन इसमें कुछ पेच हैं। अच्छा, क्या? अगर केंद्र सरकार की कोई प्रॉपर्टी 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले टैक्स देने लायक थी, तो उस पर टैक्स लगता रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि नगर पालिका वैसे ही निजी प्रॉपर्टी पर वो टैक्स लगा रही हो। और राज्य सरकार की प्रॉपर्टी को टैक्स से छूट तभी मिलेगी जब उसका इस्तेमाल सिर्फ सार्वजनिक कामों के लिए हो रहा हो, पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर उससे कमाई हो रही है तो छूट नहीं मिलेगी। समझ गया। सार्वजनिक पूजा स्थलों के रूप में उपयोग होने वाली जमीनों और इमारतों पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। पर इसके लिए जरूरी है कि नगर पालिका ने उन्हें इस रूप में मान्यता दी हो। ठीक है। चौथा और आखिरी में, राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी टैक्स से किसी भी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे सकती है, अगर उसे लगता है कि ऐसा करना जरूरी या जनहित में है। इसकी घोषणा सरकारी गजट में करनी होगी। ये छूट के प्रावधान भी काफी विस्तृत हैं। अब मान लीजिए नगरपालिका धारा 103 वाला कोई नया अन्य कर लगाना चाहती है, तो क्या वो बस एक घोषणा करके लगा सकती है या इसकी कोई तय प्रक्रिया है? नहीं, बस घोषणा से नहीं होगा। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है जो धारा 108 में बताई गई है। इसे कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया कहते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ताकि नागरिकों को भी अपनी बात कहने का मौका मिले। अच्छा, ये तो अच्छी बात है।
तो क्या कदम है इस प्रक्रिया में, कैसे होता है ये? सबसे पहले नगर पालिका को अपनी साधारण बैठक में एक संकल्प यानी रेजोल्यूशन पास करना होगा कि वो धारा 103 का कौन सा टैक्स लगाना चाहती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर उसे उस टैक्स को लागू करने के लिए नियमों का एक मसौदा मतलब ड्राफ्ट रूल्स तैयार करना होगा। इस मसौदे में साफ साफ बताना होगा कि किन लोगों या किस तरह की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा और किसे छूट मिलेगी। हाँ। टैक्स की रकम या दर रेट क्या होगी। हाँ। अगर प्रॉपर्टी टैक्स है तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उसका आधार क्या होगा। हाँ। और वो सभी बातें जो राज्य सरकार तय करे। इसके बाद इस संकल्प और मसौदा नियमों को एक नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाएगा। इसका एक खास फॉर्मेट भी होता है। प्रकाशित कहाँ होगा, अखबार में? हाँ, सामान्यतः स्थानीय अखबारों में और नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर, ताकि लोगों को पता चले। ठीक। फिर आता है जनता की भागीदारी का चरण। नोटिस छपने के 1 महीने के अंदर नगर पालिका क्षेत्र का कोई भी निवासी उस प्रस्तावित टैक्स, उसकी दर या छूट वगैरह पर अपनी आपत्ति लिखित में दे सकता है। अच्छा, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, और नगर पालिका को इन सभी आपत्तियों पर विचार करना होगा, चाहे वो खुद करे या इसके लिए कोई कमेटी बनाए। और अंत में आपत्तियों पर विचार करने के बाद अगर नगर पालिका टैक्स लगाने का फैसला करती है तो उसे एक विशेष संकल्प यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इस विशेष संकल्प में वो तारीख बताई जाएगी जिस तारीख से टैक्स लागू होगा। तो ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फैसला लेने से पहले जनता की राय ली जाए। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये विशेष संकल्प पास होते ही टैक्स लगना शुरू हो जाता है? नहीं, एक आखिरी कदम और है जो धारा 109 में बताया गया है। धारा 109 है कर का अधिरोपण आदि के बारे में। अच्छा, वो क्या है? धारा 108 वाला विशेष संकल्प पास होने के बाद नगर पालिका को उस नियत तारीख से टैक्स लगाने की सूचना सरकारी राजपत्र यानी ऑफिशियल गेजेट में प्रकाशित करनी होगी। मतलब उसे नोटिफाई करना होगा? गेजेट में नोटिफिकेशन। हाँ। और ये नोटिफिकेशन इस बात का पक्का सबूत माना जाता है कि टैक्स कानून के मुताबिक सही तरीके से लगाया गया है। इसमें कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें परंतुक या प्रोवाइजो कहते हैं। क्या शर्तें हैं? जो टैक्स सालाना लगते हैं वो साल की 4 खास तारीखों से ही शुरू हो सकते हैं। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर या 1 जनवरी। अगर 1 अप्रैल के अलावा किसी और तारीख से शुरू होता है तो अगले 1 अप्रैल तक उसे तिमाही आधार पर वसूला जाएगा। अच्छा। टैक्स लगाने का नोटिस जारी करने से पहले या उसी दिन नगर पालिका को टैक्स वसूलने के तरीके और तारीखों या किश्तों के बारे में नियम भी प्रकाशित करने होंगे। लोगों को पता तो चले कि देना कैसे है। सही बात है। और अगर कोई टैक्स सिर्फ सीमित समय के लिए मंजूर हुआ है तो वो अवधि खत्म होते ही अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, जो बकाया है उसकी वसूली जारी रहेगी। समझ गया। तो प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है, इसमें पारदर्शिता भी है और जनता की भागीदारी भी। अब आखिरी सवाल, अगर नगर पालिका को धारा 103 के तहत लगाया गया कोई टैक्स खत्म करना हो या उसमें कोई बदलाव करना हो, जैसे दर बदलनी हो, क्या उसके लिए भी यही लंबी प्रक्रिया है? हाँ, धारा 110 इसी बारे में है और ये बहुत सीधी सी बात कहती है। किसी टैक्स को समाप्त करने या बदलने की प्रक्रिया भी जहां तक हो सके वही होगी जो उसे लगाने के लिए धारा 108 और 109 में बताई गई है। अच्छा, मतलब वही सब दोबारा? लगभग वही, यानी फिर से संकल्प पास करना होगा, मसौदा बनाना होगा, उसे प्रकाशित करना होगा, आपत्तियां सुननी होंगी और अंत में नोटिफिकेशन जारी करना होगा। चाहे टैक्स लगाना हो, बदलना हो या खत्म करना हो, प्रक्रिया करीब करीब एक जैसी ही है। तो ये थी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 की धाराओं 101 से 110 तक की हमारी कह सकते हैं सरल शब्दों में चर्चा। हमने देखा कि नगर पालिकाओं के पास राजस्व के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन से कर अनिवार्य हो सकते हैं, कौन से वैकल्पिक हैं, सेवाओं के बदले शुल्क कैसे लिए जाते हैं, विकास प्रभार क्या है, किसे छूट मिलती है और नया कर लगाने या बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है। उम्मीद है इससे तस्वीर काफी साफ हुई होगी। बिल्कुल। इन प्रावधानों को समझने से हमें ये अंदाजा लगता है कि स्थानीय स्तर पर शासन कैसे काम करता है और उसकी वित्तीय बुनियाद क्या है। ये जानना कि कौन सा टैक्स या शुल्क क्यों लगाया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, ये सब हमें एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। और अब जाने से पहले बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
जब हम इन टैक्सों और शुल्कों के बारे में जानते हैं, तो क्या ये हमें अपने स्थानीय निकायों से, अपनी म्यूनिसिपैलिटी से बेहतर सेवाओं और पारदर्शिता की मांग करने के लिए और ज्यादा सशक्त नहीं बनाता? सोचिएगा जरूर इस पर। अनिवार्य आउट्रो का उपयोग करते हुए, यदि आपको ये चर्चा और व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अगर ये उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।